हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्यों आज तुम्हारे साथ कमल नहीं आया? बधाई गाने के बाद सामान बांध रहे एक हिजड़े से आशा ताई ने पूछा। उसके लड़की हुई है कहकर हिजड़े ने गठरी में गांठ लगाई है। चल नाच पीटे। हिजड़ों के कब से बच्चे पैदा होने लगे, मजाक कर रहा है। ताई के कहने पर आसपास बैठी औरतें पल्लू से मुंह दबाकर हंसने लगी। अब मजाक समझो या सच्चाई, पर यही सच है, हिजड़े ने कहा और अपने साथियों के साथ उठकर चल दिया। कमल और उसकी मंडली मोहल्ले में बधाई गाने कई वर्षों से आ रहे थे। कोई नहीं जानता कि कमल अपनी मंडली का सरदार कब बना, लेकिन यह सब जानते थे कि कमल हिजड़ा होने के बावजूद सहृदय व्यक्ति था। उसका कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि नेक मांगने पर भी उसने कभी कोई जिद नहीं की। जिसने जितना दे दिया उसे स्वीकार कर लिया। मोहल्ले में ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें उसके पैर ना पड़े हों। बड़ी बरकत थी उसके घुंघरू की छन छन में। जिस आंगन में उसके घुंघरू छनछना जाए उस आंगन में खुशियां अपना अस्थाई डेरा जमा लेती थी। इस कारण मोहल्ले का हर घर उसके आने और आंगन में नाचने की दुआ करता था। कमल की एक विशेषता और थी कि वह महिलाओं वाली पोशाक केवल तभी पहनता था जब बधाई गाने जाता, वरना सफेद कुर्ता पायजामा पहने, बालों का जूड़ा बनाकर उस पर लाल अंगोछा लपेटे अक्सर सड़क पर चाय की दुकान पर मोहल्ले के फुर्सतियों लोगों के साथ बीड़ी सुलगाते हुए दिख जाना एक आम बात थी। उस दिन नुक्कड़ वाली गौरा चाची की छोटी बहू के लड़का होने पर बधाई गाने के लिए कमल की मंडली को आते देखा। लाल चटक रंग की साड़ी और उस पर वेलवेट का तंग ब्लाउज पहने कमल आगे आगे चल रहा था। उसके घने काले बालों की मोटी चोटी कमर पर लटक रही थी, जिसके सिरे पर लाल रिबन से फूल बंधा हुआ था। चौड़ी मांग में भरा सिंदूर और माथे पर गोल बिंदी नवविवाहिता जैसा चिर परिचित रूप बनाने के कारण भी वो सामान्यतः लोगों के आकर्षण का केंद्र था। लेकिन इन सब से बढ़कर एक खास बात यह थी कि आज वो अपनी गोद में एक बच्चा लिए हुए था जो उसकी छाती से चिपका हुआ था। घर के आंगन में बैठते ही गौरा चाची ने पूछ लिया, क्यों कमल, यह बच्चा किसका है? क्या कहीं से चुरा लाए? तौबा तौबा चाची, कैसी बातें कर रही हो? ऊपर वाला कहाँ ढाए अगर मैं किसी का बच्चा चुराऊं। चाची पिछले महीने एक शादी से बधाई गाकर लौट रही थी कि इस बच्ची के रोने की आवाज सुनी। आसपास देखा तो सामने बाग वाले हनुमान जी के मंदिर की सीढ़ियों पर कंबल में लिपटी यह बच्ची मिली। बहुत देर उसे गोद में लेकर वहीं बैठी रही। बैठे बैठे मेरी आंखें लग गई। सुबह 4 बजे पंडित जी आए तो उनसे इसके बारे में कहा, लेकिन वह तो मुझ पर ही बिगड़ पड़े। बोले, बच्चा चुरा कर ला रहे हो, बुलाओ पुलिस को। मैंने कहा कि अगर चुराया होता तो यहाँ क्यों बैठी होती, भाग जाती लेकर। मैं तो खुद ढूंढ रही हूँ कि जिसका बच्चा हो ले जाए। तभी बैठ गई थी कि कहीं रात में कुत्ते ना उठा ले जाए इसे। आसपास खड़े लोगों ने मेरी बात को सही समझा, तब जाकर पंडित जी नरम पड़े। मैंने पंडित जी से इस बच्ची को रखने को कहा, लेकिन पंडित जी के घर की हालत मैं जानती हूँ, इसलिए जोर नहीं डाला। सो मैं पंडित जी से कहकर इसे अपने घर ले आई कि अगर कोई पूछने आए तो बता दे कि बच्ची मेरे पास है। और देखो चाची, 1 महीना होने को आया, अभी तक इसका कोई दावेदार नहीं आया। मैंने भी सोच लिया, आए तो आए, नहीं तो मैं अपनी बिटिया बनाकर पालूंगी। चाची, इसका नाम मोना रखूंगी। बच्ची का माथा चूमकर कहते हुए उसने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए और साथ आए हिजड़ों के गाने और ढोलक की ताल पर झूमने लगा। वो जहां भी जाता मोना उसके साथ जाती। हालांकि मोना के आने से उसके जीवन में बहुत सी परेशानियां आई। पहले तो कुछ समय पुलिस ही उसे परेशान करती रही। आए दिन उसके घर आकर उसे डराती धमकाती और उससे कुछ रुपए लेकर चली जाती।
लेकिन जब मोहल्ले के कुछ लोगों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तब कहीं जाकर पुलिस ने उसका पीछा छोड़ा। लेकिन उस दिन जब वह उसी चाय की दुकान पर बैठा बीड़ी सुलगा रहा था और मोना भी उसके पास बैठी चाय में रस डुबा डुबा के खा रही थी कि एक मनचला मोना को देखकर कमल से बोला, क्यों कमल, बहुत बड़ी माल बनेगी है, तुम्हारा बुढ़ापा तो सुधर ही जाएगा। उसकी बात सुनकर कमल से रहा नहीं गया और उसने उस मनचले के मुंह पर तमाचा मार दिया। बस फिर क्या था, बात बढ़ती गई और कमल को तरह तरह से परेशान किया जाने लगा। फिर भी मोना के लिए उसने सब कुछ सहा। मोना लगभग 5 साल की हो गई थी। एकाएक सुनने में आया कि कमल ने गाना बजाना छोड़ दिया, जिसके कारण हिजड़ों की मंडली से उसे हटा दिया गया था तथा किसी और को मंडली का सरदार बना दिया गया। उसे वो घर भी छोड़ना पड़ा जो सरदार रहते उससे मिला था। उसने मोहल्ले में ही एक कमरा किराए पर लेकर रहना शुरू कर दिया। जीवन यापन के लिए वो रिक्शा चलाने लगा। अब उसका आवरण औरतों जैसा नहीं होता था। कुर्ता पायजामा भी अब उतना सफेद नहीं रह गया था। बेटी के दायित्व में उसकी सफेदी धूमिल पड़ने लगी थी। रिक्शा चलाते समय भी मोना को अपने साथ ही रखता था। जब कभी सवारी को छोड़ता तो मोना को आगे बैठा लेता और जब सवारी नहीं होती तो मोना पीछे गद्दी पर बैठी रहती। मोना को बेहतर इंसान बनाने के लिए उसने कई स्कूलों के चक्कर लगाए, लेकिन हर स्कूल में मोना के बाप का नाम पूछा जाता। जब वो अपना नाम बताता तो स्कूल के हेडमास्टर हंसने लगते और उसे भगा देते। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर एक छोटे से स्कूल में मोना का नाम लिखवा दिया गया, वो भी इस शर्त पर कि वो हर महीने दुगुनी फीस जमा करेगा। वो स्कूल वालों की हर शर्त मानने को तैयार था, क्योंकि आज पहली बार उसे कागजी रूप में एक बेटी का बाप होने का सुख मिल रहा था। लेकिन उसका दिल जानता था कि वो केवल बाप नहीं था बल्कि मोना की माँ भी था। मोना स्कूल में पढ़ने लगी और वह दिन रात मेहनत करने लगा। समय अपनी गति से चलता रहा। मोना 8वीं में आ चुकी थी। वो मेधावी छात्रा थी। अपनी प्रतिभा, सुंदर सुगठित शरीर और अपने गोरे रंग के कारण वह सबकी प्रिय थी। उसके विद्यालय की प्रधानाचार्य ने एक दिन कमल को विद्यालय बुलाया और समझाया कि लड़की अब बड़ी हो रही है। उसकी देखभाल के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह पर भेजा जाना चाहिए, जिससे वह न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर सके बल्कि एक अच्छी नागरिक भी बन सके। पहले तो कमल ने साफ मना कर दिया, लेकिन अपनी और समाज की स्थिति को देखते हुए तथा मोना के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर कमल ने भारी मन से प्रधानाचार्य की बात मान ली और 8वीं के बाद मोना को दूसरे शहर में स्थित नारी निकेतन में भेजने को तैयार हो गया। मोना भी उससे अलग होने को तैयार नहीं थी। जाते जाते बापू अम्मा कहकर सुबकती रही। उसका सुबकना कमल के दिल को चीरे डाल रहा था, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर कमल ने मोना को दूसरे शहर भेज दिया। कमल अब बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके जीवन में निराशा और उदासी छा गई। अब उसका ना तो मजाकिया अंदाज रहा, न उसके चेहरे पर वह रौनक दिखाई देती। उसका किसी काम में मन नहीं लगता, किंतु जीवन यापन के लिए उसे रिक्शा चलाना ही पड़ता था, क्योंकि गाना बजाना तो कब का छूट गया था। वह खुद भी नहीं चाहता था कि वो फिर से औरतों के कपड़े पहने और गाए बजाए। जब कभी मोना की ज्यादा याद आती तो उससे मिलने चला जाता, लेकिन वहां पर भी उसके ज्यादा आने जाने में रोक लग गई थी। एक दिन उसे खबर मिली कि मोना की हालत बहुत खराब है, वह अस्पताल में भर्ती है। वह बदहवास सा मोना को देखने पहुंच गया। अस्पताल में उसे पता चला कि मोना के शरीर में केवल एक ही गुर्दा था जो पूरी तरह से खराब हो गया है। यदि मोना का जीवन बचाना है तो उसका गुर्दा बदलना पड़ेगा। कमल ने तुरंत ही अपना गुर्दा देने का निर्णय कर लिया। हालांकि उसमें बहुत खर्चा था, लेकिन नारी निकेतन की ओर से और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से पैसे की व्यवस्था हो गई और सौभाग्य से कमल का ब्लड ग्रुप भी
मोना से मेल खा गया। अतः कमल का एक गुर्दा मोना को लगा दिया गया। धीरे धीरे मोना तो स्वस्थ हो गई, लेकिन कमल की हालत बिगड़ने लगी। अब उससे रिक्शा भी नहीं चलता था, लेकिन पेट की आग को किसी की मजबूरी कहाँ दिखती है। उसके लिए तो 2 वक्त की रोटी का ईंधन चाहिए ही चाहिए। परिणामतः वो यहाँ वहाँ भटक कर मंदिरों मस्जिदों में बैठकर या घर घर जाकर भीख मांगने लगा। उसकी भलमनसाहत को देखकर लोग उसे कुछ न कुछ अवश्य दे देते थे, पर अब पहले जैसी वाली बात नहीं रही थी। उसका मान सम्मान करने वाली बुजुर्ग औरतों में से अधिकांश अब जीवित नहीं थी। उसके रूखे और मुरझाए चेहरे पर अब ना तो वह रौनक बची थी जिसे सदा सुहागन मानकर उसके आगमन को सौभाग्य का सूचक माना जाता था, और न घुघुरुओं की खनक थी जिसके कारण हर आंगन उसे बुलाना चाहता हो। एक हिजड़े को लोग ज्यादा मुंह भी नहीं लगाते, इसका आभास उसे होने लगा था, क्योंकि जब किसी के घर बैठकर वो चाय के साथ रोटी खा रहा होता तो उसे गृह स्वामी का व्यवहार बहुत अपमानित सा लगता। लेकिन मजबूरी के मारे बेशर्म बना वो चुपचाप चाय की चुस्कियों के साथ नमक लगी रूखी रोटी खाता रहता। अक्सर बीमार रहने के कारण कमल बहुत दुर्बल हो गया था। उसके लिए ज्यादा चलना फिरना भी दूभर था। ऐसे में एक दिन उसे खबर मिली कि नारी निकेतन वाले मोना की शादी कर रहे हैं। उसका रूखा चेहरा जैसे खिल उठा। पूरे मोहल्ले में उसने उस दिन मिठाई बांटी थी। घर घर जाकर अपनी मोना को शादी में उपहार देने की भीख मांगी। बड़ी विचित्र बात थी कि जिसकी घुंघरुओं की खनक से मोहल्ले के हर घर का आंगन समृद्ध था, उसी के लिए किसी घर से भरपूर सहायता तो दूर बधाई के 2 शब्द भी ना निकले। बहुत मुश्किल से किसी ने 10 रुपए दिए तो किसी ने 100 और किसी ने दुत्कार। लेकिन उसने अपने मन को हल्का नहीं किया। खुशी खुशी अपनी मोना को दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए जितना बन पड़ा उतना किया। अपना रिक्शा बेचकर और जो कुछ जमा पूंजी थी उसे लेकर अपनी मोना को उसकी ससुराल भेजने के लिए वो शादी वाले दिन वहां चला गया। जब वो पहुंचा तो शादी का कार्यक्रम चल रहा था। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि नारी निकेतन की प्रभारी ने उसे समझाया कि दूल्हे या उसके घर वालों को नहीं पता है कि उसका मोना से कोई संबंध है, इसलिए वो उसके पास न जाए। जब अवसर मिलेगा तो उसे मोना से मिलवा दिया जाएगा। उसका मन किर्च किर्च हो गया, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर मोना को दुल्हन के रूप में देखने के लिए वह एक पेड़ की आड़ में बैठ गया। भावरों की तैयारी हो रही थी। दुल्हन के रूप में मोना किसी देवी सी सुंदर लग रही थी। ना जाने क्यों आज उसका मन नाचने गाने का हो रहा था। वो सोच रहा था कि उसने कितने आंगनों में बधाई गाई है, और आज जब उसकी अपनी बेटी की शादी है तो कोई बधाई गाने वाला भी नहीं है। उसे सब सूना सूना लग रहा था। उसे डर लग रहा था कि उसकी बेटी की शादी में कोई अपशकुन न हो जाए। बधाई गाने के लिए उसका मन मचलने लगा, लेकिन ऐसे तो कोई उसे अंदर नहीं जाने देगा। वह विचलित होकर सोचने लगा कि क्या करे। अचानक उसे याद आया कि उसकी पोटली में वर्षों पुरानी लाल चटक साड़ी रखी है। उसने तुरंत वह साड़ी निकालकर अपने शरीर पर लपेट ली, उल्टी सीधी मांग भर ली और माथे पर बिंदी लगा ली। साड़ी के आंचल से अपना मुंह ढककर वो मंडप के पास पहुंच गया और कमर मटकाते हुए भर्राए गले से बधाई गाने लगा। लोग उसे हिजड़ा समझकर ताली बजा बजा कर छेड़ने लगे। कोई कहता, अरे जरा अपना मुंह तो दिखा दो मेरी जान। कोई कहता, ओफो ऐसा ठुमका लगाए कि जान ही ले ली मेरी गुलाबो। वो मुंह ढाके और आंखें बंद किए अपनी मोना के सुखी भविष्य के लिए एक के बाद एक बधाई गाए जा रहा था कि अचानक उसका आंचल हट गया। उसका चेहरा दिखने लगा। वहां बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी किसी ने कहा, अरे दाढ़ी वाला हिजड़ा आया है। किसी ने कहा, अबे बुढ़ा हो गया, नाचने गाने के साथ साथ और भी शौक रखता है क्या। मोना के कानों में जब ये शब्द पड़े तो
उसकी नजर भी कमल की ओर उठ गई। उसने देखा ये तो उसका बापू है, लेकिन पास ही बैठी नारी निकेतन की प्रभारी ने उसके कान में कह दिया कि उसे हिजड़ा ही समझो, उसे पहचानने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कोई हिजड़े के द्वारा पाली गई लड़की से शादी नहीं करेगा। मोना असहज हो रही थी, लेकिन प्रभारी ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, जिस कारण वह जस की तस बैठी रही। पर उसकी आंखों से अपने पालक पिता की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह तुरंत अपने बापू अम्मा के पास जाकर उनसे लिपट जाए, पर वह मजबूर थी, करे तो क्या करे। आंखों से आंसू बह निकले। नाचते गाते जब कमल थक कर बैठ गया तो प्रभारी ने मोना की न्योछावर करके कुछ रुपए कमल की तरफ फेंक दिए, लेकिन कमल ने उन नोटों की तरफ देखा भी नहीं और एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, कन्यादान कौन करेगा। यह सुनकर कमल के दिल में एक हिलोर उठी और उसने आशा और दुआओं भरी नजर से मोना की ओर देखा। कन्यादान करने के लिए नारी निकेतन की प्रभारी मोना के पास आ गई। जैसे ही उन्होंने रस्म अदायगी के लिए मोना का हाथ पकड़ा, उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और उठकर कमल के पास आ गई। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे। उसने कमल को उठाते हुए कहा, चलो बापू अम्मा, मेरा कन्यादान तुम्हें ही करना है। आसपास मानो सन्नाटा छा गया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। दूल्हा भी आश्चर्यचकित हो गया। मोना के पास आकर उसने सारा मामला जानना चाहा तो मोना ने कहा, यह मेरे बापू और माँ दोनों हैं, इसीलिए मैं इन्हें बापू अम्मा कहती हूँ। इन्होंने केवल मुझे पाला ही नहीं है, बल्कि नया जीवन दिया है। आज मैं इनकी वजह से ही जिंदा हूँ। यह दुनिया की नजरों में हिजड़ा होंगे, लेकिन मेरी नजरों में भगवान है, जीवन दाता है। मेरे लिए अर्धनारीश्वर भगवान शिव हैं, जिनमें मैं अपनी माँ और बाप दोनों के दर्शन कर चुकी हूँ। आज भी अपनी बिटिया की खुशी के लिए अपनी मान मर्यादा की चिंता न करते हुए इन्होंने बधाई इसलिए गाई कि मेरा आने वाला जीवन खुशियों से भर जाए। आज समाज के सामने मुझे इन्हें अपना पिता कहने में, माता कहने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं है, क्योंकि जन्म देकर मंदिर की सीढ़ियों पर फेंकने वाले माता पिता से बढ़कर हैं मेरे बापू अम्मा। मोना ने दूल्हे से कहा, अगर आप चाहे तो ये शादी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने बापू का साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर इस मंडप में मेरा कन्यादान होगा तो मेरे बापू के द्वारा ही होगा। दूल्हे ने चुपचाप सब सुना और कुछ क्षण विचार करने के बाद मुस्कुराकर कमल का हाथ पकड़ लिया। दोनों ने उसे मंडप में ले जाने के लिए उठाया, लेकिन कमल का शरीर ढीला पड़ चुका था। उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। उसके माथे पर लगी बिंदी, मांग में भरा सिंदूर और लाल चटक साड़ी में लिपटा अर्धनारी का शरीर मोना के लिए सुख और सौभाग्य की बधाई गा रहा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।